नमस्ते श्रोतागण, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की लेखिका शकुंतला सरन की कहानी मम मम घर आ। भावुकता छोड़ो मंजू, इस तरह जिंदगी नहीं कटा करती। मैं अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि मंजू तड़प उठी। आप इसे भावुकता कहती हैं? मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी दूसरे पर क्यों ला दूँ? अपने बच्चे को कि जिम्मेदारी को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझना भावुकता है? एक शब्द को लेकर लटक जाओ और व्यर्थ की बहस बढ़ाओ। इस कला में तो तुम माहिर हो। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा व्यवहारिक बनो, जिंदगी की सच्चाई का सामना करो। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। आप पहले भी मेरे भले के लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं, क्या हुआ उससे? कहते हुए मंजू मुझसे पीछा छुड़ाने की गरज से दूसरे कमरे में चली गई। क्या सोचती है यह लड़की, मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी? मैं ढीठ बनकर उसके पीछे पीछे जाती हूँ। तुम समझती क्यों नहीं बेटे, वह नेक ईमानदार साफ दिल लड़का है, हवाई बातों में नहीं रहता, दुनियादारी समझता है, इसीलिए ऐसा प्रस्ताव रखा है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसे छोड़ देना अक्लमंदी नहीं होगी। सिर्फ इतनी सी बात? मंजू चिल्लाई। वह चाहता है मैं उसके लिए अपनी बेटी छोड़ दूं, और आपके लिए यह सिर्फ इतनी सी बात है? फिर रास्ता ही क्या है? मैं हथियार डाल देती हूँ। मंजू का सख्त चेहरा कुछ नर्म पड़ता है। आप मेरे लिए क्यों परेशान हैं मम्मी? मुझे आपकी घर गृहस्थी का सुख नहीं चाहिए। मैं कम खा सकती हूँ, अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ, पढ़ा लिखा सकती हूँ, शादी ब्याह कर सकती हूँ। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मैं गुड्डो को लेकर आपकी आंखों से दूर चली जाऊंगी, पर उससे शादी करने के लिए मैं गुड्डो को नहीं छोड़ सकती। आप क्या सोचती हैं, गुड्डो को छोड़ देने भर से पिछले 4 सालों की जिंदगी का कोई निशान बाकी ना रह जाएगा? जितने निशान चाहो बना लो, दिन रात देखती रहो, पर सच यह है कि इन निशानों का कोई महत्व नहीं है। ये निशान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक नहीं 1000 निशान नकारने पड़ते हैं, तब कहीं दुनिया में गुजारा होता है। 24 साल की उम्र ही क्या होती है? अतीत को तो भूलना ही होगा मंजू। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तू मुझे चैन से मरने भी ना देगी लड़की। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ कि तू अकेले ज़िंदगी नहीं काट सकती। आत्महत्या भले कर ले, कमाना खाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जीना। तुम मुझे हमेशा कड़ी बात कहने को मजबूर करती हो। अच्छा होता कि हमें अदालत के दरवाजे ना खटखटाने पड़ते, पर अब जब सब कुछ हो गया है तो पीछे लौटने का सवाल ही नहीं होता। बार बार ऐसा मौका थोड़े ही आएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि गुड्डो को मुझे दे दो और रमन से शादी करके अमेरिका चली जाओ। तुम क्या सोचती हो, इस बुढ़ापे में 3.5 साल की बच्चे की जिम्मेदारी मैं बड़े शौक से ले रही हूँ। अगर कोई तेरे साथ साथ गुड्डो को भी अपनाने को तैयार हो सकता तो यह भार मैं अपने सर पर क्यों लेती? इस सब में मेरा क्या स्वार्थ है? और तू है कि ऐसे व्यवहार करती है जैसे मैं तेरा गला काटने जा रही हूँ। लड़के बहुएं कौन चाहता है कि मैं गुड्डो को ले लूँ? तुझे तो हमेशा सीधी बात उल्टी लगती है। बिल्कुल यही आदत तेरे पापा की थी। मेरी तो। मुझे चुप होना पड़ा। देखा मंजू जोर जोर से रो रही थी। ऐसी रुलाई के बाद वह हार मान जाती है। मंजू हार मान सकती है। शायद यह जानकर ही मेरे मन में मंजू के लिए प्यार उमड़ आया। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से सर सहलाती रही। कैसा भाग्य रचा था विधाता ने मेरी बेटी का। अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। रंग रूप ही नहीं, बुद्धि गुण में अकेली थी। मेरी बहुएं जो मेरे घर में मेरे पति के पैसों पर राज कर रही थी, मंजू के पाँव की धोवन भी नहीं। पर भाग्य है उनका। अपने पिता की सच्ची उत्तराधिकारिणी तो मेरी मंजू ही है, वरना दोनों लड़के तो नालायक ही समझो। बाप की पोजीशन के बल पर किसी तरह कमा खा रहे हैं। फिर शान शौकत के साधन, कोठी, कार, शेयर, लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस तो बाप छोड़ ही गए। बच्चों में
जो सबसे अच्छी थी वही दुखी है। मंजू मेरी गोद में सिर छिपाकर रोई जा रही थी। मैंने समझाया, तू फिक्र क्यों करती है, मैं तेरी बेटी को बड़ी अच्छी तरह रखूंगी। तू तो जानती ही है कि मेरा है ही कौन, ना बेटे ना बहुएं। गुड्डो मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगी, मैं उसकी ज़िंदगी का। आखिर तुझे भी तो मैंने ही पाला पोसा, सिखाया पढ़ाया है। वैसे ही तेरी बच्ची के लिए भी करूँगी। अब तो वह मुझसे हिल भी गई है। तू अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर। गुड्डो को भूल जा। भगवान तुझे और बेटे बेटियां देगा। उन्हें पाकर तू पिछला सब कुछ भूल जाएगी। तू समझना कि गुड्डो को तूने जन्म ही नहीं दिया था। मेरे निहायत दुनियादार मन में एक ज्वार सा उठा, गला रूंध गया। सच पूछो तो मेरी बेटी भोली है। भोली ना होती तो अपना राजपाट खोकर, हीरा सा आदमी गवाकर इस तरह यहाँ पड़ी आंसू ना बहा रही होती। मैं अपनी साड़ी के पल्लू से मंजू के आंसू पोंछ रही थी कि गुड्डो आ गई। मंजू को मेरी गोद में लेटे हुए रोते देखकर एकदम ठिठक गई। मेरी मंजू भले ही भोली हो, पर उसकी बेटी गुड्डो चतुर सयानी है। पैने नैन नक्श वाली गुड्डो की नज़रें बड़ी पैनी हैं। पूरी बात बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है, पर समझती है। उसे मालूम है पापा मम्मी में लड़ाई हो गई है। गुड्डो पूरी मम्मी के साथ है। वह भूल कर भी जबान पर पापा का नाम नहीं लाती। रायपुर का फूलों भरा लॉन, वहाँ की सहेलियाँ, अपनी आया रामो और फिर पापा, सबको पूरी तरह भूलने का नाटक करने में गुड्डो खूब सफल हुई है। मामा मामी और उनके बच्चों में इस तरह घुल मिल कर रहने की कोशिश करती है कि लोगों को भ्रम हो जाए कि गुड्डो का जन्म और लालन पालन यही हुआ है। वह तो जन्म से ही यहीं रहती आई है। आज मैंने गुड्डो की भोली भाली आंखों में समझ की एक और तेज चमक देखी। वह समझ गई थी कि नानी और मम्मी के बीच भी कोई लड़ाई चल रही है। जैसे वह जानती हो कि नानी उसके विरुद्ध कोई प्रपंच रच रही है और उसकी माँ दिनों दिन निरुपाय होती जा रही है। 5 बालिश लंबी जान के लिए रहस्यों का इतना बोझ असह्य था। वह चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही, अपने को संभालती रही, फिर मंजू के सीने पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। जैसा कि हमेशा होता आया है, आखिर जीत मेरी ही हुई। मंजू रमन से विवाह करके और गुड्डो को मुझे देने को राजी हो गई। मुझे संतोष था, पता नहीं मंजू के भावी सुखद दाम्पत्य जीवन की संभावना पर या अपनी योजना की सफलता पर। ना हल्ला, ना गुल्ला, ना शोर, ना शराबा और यहाँ तक कि रोना धोना भी नहीं। मंजू गहरी चुप्पी और शांति के साथ एक दिन रमन की हो गई। गुड्डो को तो मेरे पास रहना ही था। वे दोनों 7 समंदर पार अपना नया घर बसाने चले गए। मैं मंजू को हवाई अड्डे तक भी छोड़ने ना गई थी। गजब की सर्दी थी उस दिन। मैं और गुड्डो दोनों रजाई में दुबके पड़े थे। गुड्डो कुछ समझते हुए कुछ ना समझते हुए अनजान बनी रही। उसे बताया था, तुम्हारी मम्मी पढ़ने के लिए बहुत दूर अमेरिका चली गई है। गुड्डो नानी के पास रहेगी, खूब पढ़ लिख कर बड़ी होकर मम्मी के पास जाएगी। कैसा छल किया था मैंने बच्ची के साथ। मंजू के दोबारा बस जाने का सुख या तुष्टि अधिक दिन मेरा साथ न दे सकी। एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी, गुपचुप लड़ाई मेरे और गुड्डो के बीच में। मेरा बूढ़ा शरीर गुड्डो की देखभाल साज सवार उस तत्परता से ना कर पाता जैसे मंजू करती थी। दूसरी तरफ गुड्डो ज़रूरत से ज़्यादा सहयोग कर रही थी। पहले जब मंजू गुड्डो को नहलाती तो कभी पानी बहुत गर्म होता, फिर ठंडा पानी मिलाने से बिल्कुल ठंडा हो जाता और गुड्डो नहाने से भाग खड़ी होती। पर अब पानी बिल्कुल ठीक गर्म होता। सब्जी में मिर्च एकदम ठीक होती। मंजू बेटी को नाश्ता कराने में थक जाती और बेटी रानी है कि 1 चम्मच दलिया मुंह में और गुड्डो आंगन में। कभी अंडा फेंकती
तो आलू पूड़ी की फरमाइश करती थी, पर अब तो बड़े लोगों के साथ नाश्ते की मेज पर बैठती और पूरा का पूरा नाश्ता पेट में भरकर उठती। किसी बात पर जिद नहीं, किसी बात पर नहीं, जैसा कहा तुरंत कर लिया। मेरा मन भर आता। मंजू तो ससुराल गई है, यहाँ गुड्डो भी ऐसी रह रही है जैसे ससुराल में हो। मैं तरह तरह के लाड़ लड़ाती, गुड्डो को गुड़िया की तरह सजाती, बेटी की तरह पालती। उसकी गहरी पनीली आंखों का पैनापन और बढ़ गया था। मैं साहस कर उसकी आंखों में झांकती तो कभी उसके पिता शिशिर नजर आते, तो कभी उसकी आंख कहती, तुम ही हो मेरी मम्मी को इतनी दूर भेजने वाली। मन विचलित हो जाता, कुछ गलत तो नहीं कर बैठी। फिर तुरंत अपने को समझाती, कहीं कुछ नहीं, यह मेरा ही अपराध बोध है बच्ची को माँ से अलग करने का। वह तो बच्ची है, कुछ दिनों में सब भूल जाएगी। जो भी प्यार से रखे बच्चे उसी के हो जाते हैं। फिर मैं तो गुड्डो को मंजू से ज़्यादा अच्छी तरह रखूँगी। मेरी सारी जिंदगी ही गुड्डो के लिए है। गुड्डो मेरी विचारधारा भंग करती है। नानी जी, ये चिड़िया क्या कर रही है? यह बड़ी वाली चिड़िया अपने बच्चों को खाना सिखा रही है। सारी मम्मी अपने बच्चों को खाना सिखाती है। हाँ बेटे। नानी जी, बिल्ली के बच्चे भी अपनी मम्मी से खाना सीखते हैं। हाँ बेटे। चींटियाँ भी अपनी मम्मी से खाना सीखती है। मक्खियाँ भी। धत पगली, कहने पर गुड्डो हंसती है, फिर तुरंत गंभीर होकर नया प्रश्न। नानी जी, चिड़िया के बच्चे सोते भी अपनी मम्मी के पास हैं? और क्या, चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों को अपने परों से छिपाकर सुलाती है। सारे बच्चे अपनी मम्मी के पास सोते हैं। मैं गुड्डो को गोद में उठा लेती हूँ। तू भी तो मेरी बेटी है, मेरे पास सोती है। मैं चिड़िया की तरह तुझे अपनी साड़ी में छिपा लूँगी। गुड्डो मुझे असहज बनाने वाली सहज हंसी हंसती है। आप तो मेरी नानी जी हैं। नीचे वाले कमरे में टेलीविज़न रखा है। घर और पड़ोस के ढेर सारे बच्चे पिक्चर देखने को इकट्ठा हो गए हैं। फिल्म है घर घर की कहानी। बच्चे खुश हैं। सारी कहानी के साथ वे सब अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। गुड्डो चुप है। मैं बार बार उसका चेहरा देखती हूँ। उदासी की परत चढ़ रही है। मैं डरती हूँ कहीं फूट ना पड़े। उसे अपनी गोद में बिठा लेती हूँ। वह कहानी समझती है या नहीं, पर उसकी आंखें नम हैं। मैं उसे सीने से लगा लेती हूँ। वह पिक्चर नहीं देखती, थोड़ी देर में सो जाती है। मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। गुड्डो को लिटाकर खुद भी लेट जाती हूँ। पिक्चर देखने का मन नहीं। मैं जानती हूँ बच्ची खुश नहीं है। इन थोड़े ही दिनों में उम्र के कई साल पार कर लिए हैं इसने। मेरी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। गुड्डो मुझे अपना साझीदार नहीं बनाना चाहती, न बनाती है। सब कुछ अकेले ही झेलती है, जैसे हर किसी से उसका विश्वास उठ गया है। नन्ही गुड़िया निपट अकेली है। क्या मैं अपनी बेटी के सुख के लिए अंधी होकर इस बच्ची के साथ अन्याय कर बैठी? कोई पाप हो गया क्या मुझसे? मन भारी है। आंसू बहने का बहाना चाहते हैं। मैं अपने जी को कड़ा करती हूँ। मुझे मजबूत बनना ही होगा। पाप पुण्य कुछ नहीं, मैं इस बच्ची को सब कुछ दूंगी। शिक्षा, दीक्षा, घर द्वार, पति, बच्चे, इसे तो सब कुछ मिलेगा। मंजू जरूर बेटी को ही लेकर अधूरी रहती। जो कुछ हुआ ठीक हुआ। मैं गुड्डो के बालों को पीछे करती हूँ। सोती हुई बच्ची के मन में कोई भाव भरना चाहती हूँ। प्यार से हाथ फेर फेर कर जोर जोर से कहती हूँ, मैं ही तेरी मम्मी हूँ बेटी। मैं नानी नहीं, तेरी माँ हूँ, गुड्डो की मम्मी। बहू आवाज़ दे रही है। मेज पर खाना लग गया है। मुझे और गुड्डो दोनों को खाने की मेज पर पहुंचना चाहिए। मैं अकेली ही पहुंचती हूँ। मेरे बेटे और उनके बेटे, उन बेटों की मम्मियाँ, सब घर घर की कहानी की चर्चा करते खाना खा रहे हैं। मैं अपनी प्लेट अपनी ओर खिसकाती हूँ।
बहू मेरा मुंह देख रही है, फिर कहती है, आलू मटर की सब्जी मम्मी को दीजिए। बेटा सब्जी का डोंगा उठाता है, पर उसकी आंखों में शिकायत है, स्वर में आरोप है कि अगर मैं इसी तरह गुड्डो को अपने से चिपकाए घूमती रही तो उसी तरह बिगाड़ दूंगी जैसे मंजू को बिगाड़ा है। इनका सोचना है जिसका घर द्वार छूट गया वह बिगड़ा ही होगा। हालांकि बेटा मुंह से सिर्फ इतना ही कहता है, आज गुड्डो फिर खाना खाए बिना सो गई। गर्मियों की दोपहर, सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं। एकांत जानकर मंजू को चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। लिफाफा कई दिन पहले लाकर रखा था। बेटों का कहना है, आप मंजू को ज़्यादा चिट्ठी ना लिखा करें, उसे वहाँ एडजस्ट करने दीजिए। बहुओं द्वारा आरोप लगाया जाता है, आपका प्यार ही मंजू को ले डूबा। यही वजह है मंजू को खत चोरी से लिखना होता है। बहू बेटों से तो छिपा लूँ, पर यह नन्ही गुड़िया सब समझती है। नानी जी, आप मेरी मम्मी को खत लिख रही हैं? हाँ, मैं रूखा सा उत्तर देती हूँ। गुड्डो जिद करती है, मुझे भी खत लिखना सिखा दीजिए, मैं भी अपनी मम्मी को खत लिखूंगी। मैं सख्त आवाज़ में कहती हूँ, तुम अभी छोटी हो गुड्डो, जब बड़ी होकर पढ़ना लिखना सीख जाओगी तब लिखना। मुझे पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, मैं लिखूंगी, आप सिखा दीजिए ना। अच्छे बच्चे कहना मानते हैं, मुझे काम करने दो। मैंने आंखें तरेरी तो गुड्डो ने लिफाफा उठा लिया। मैं आपका लिफाफा फाड़ दूंगी। गुड्डो लिफाफा फाड़ने को हुई तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। यह लड़की शोर मचाकर अपनी मामियों को जगा देगी। कसकर एक चाटा गाल पर पड़ा तो गुड्डो जोर जोर से रोने लगी। खबरदार, जो मुंह से आवाज़ निकाली। मैंने गुड्डो को उठाकर पलंग पर पटक दिया, चादर उड़ा दी, सो जाने का आदेश दिया। बच्ची धीरे धीरे सुबकती रही। मैं उसकी तरफ पीठ करके चिट्ठी लिखती रही। गुड्डो बहुत खुश है, तुम्हें जरा भी याद नहीं करती, घर में बच्चों में घुल मिल गई है, दिन भर खेलती रहती है, नई नई शरारतें सीख गई है, फ़ोटो अगले खत के साथ भेजूंगी, आदि आदि। चिट्ठी लिख चुकी तो पलट कर देखा गुड्डो सो गई थी। मैंने पता लिखा और खत लेटर बॉक्स में डाल आई। अब मन हल्का था, पर गुड्डो को मारने की कचोट थी जी में। गुड्डो को अपने पास खिसकाकर प्यार किया। इस तरह मारने का प्रायश्चित करके लेटी तो आँख लग गई। 4 बजे होंगे। मेरी आँख खुली तो देखा पास में गुड्डो नहीं है। कहाँ चली गई इस धूप में? कैसे संभाल पाऊंगी इस लड़की को? कितनी भारी जिम्मेदारी ले ली मैंने। खिन्न मन से उठी, इधर उधर देखा, गुड्डो ना दिखाई दी। मुंह धोया, पानी पिया, फिर ड्राइंग रूम में गई तो गुड्डो को सोफे पर सोते हुए पाया। पंखा बंद था। बच्ची पसीने से लथपथ गहरी नींद में सो रही थी। पास की मेज पर उसकी किताब खुली पड़ी थी। पास ही मेरा पेन भी था। मैंने किताब बंद कर दी, अपना पेन उठा लिया। गुड्डो की ओर देखा तो उसके हाथ में पसीने से गीला हुआ मुड़ा तुड़ा कॉपी के कागज़ का एक पन्ना था। मुट्ठी खोलकर धीरे से कागज़ निकाल कर देखा। लिखा था, मम्मम अब घर चल, खटपट मत कर, फल चख, रथ पर चढ़, घर आ। गुड्डो ने अपनी किताब से सबक नकल किया था? नहीं, माँ को चिट्ठी लिखी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।